बिल्कुल जी, शुरू कर दीजिए। सबको मेरा नमस्कार। आज हम जो चर्चा शुरू की है न्यायिक और आपराधिक खंड से, उसको हम जारी रखेंगे। आज हम कोटेशन संख्या 4000 से लेकर 4002 तक अ, विचार करेंगे। जो आज का जो कोटेशन है, जो पहला है, वह है 4000। यह न्यायपालिका के बारे में बात करता है। यह कहता है कि जो न्यायपालिका है, उसके क्या कार्य हैं, उसके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में वो बात करता है। इसमें जो बात कही गई है कि न्यायपालिका जो है, वो किसी भी कानून की, जो कानून बनते हैं, अगर वो संविधान के खिलाफ है या वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो वो उसको समीक्षा कर सकती है, वो उस पर रोक लगा सकती है। जो न्यायपालिका है, वह सरकार का एक अंग है। जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका का कार्य है, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनके आधार पर न्याय प्रदान करना। जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, न्यायालय उनकी समीक्षा नहीं कर सकता। इसमें एक बात और है कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है या उस पर अतिक्रमण है, तो उसमें वह हस्तक्षेप कर सकती है। इसमें एक बात और आती है कि न्यायपालिका न न्याय को परिभाषित कर सकती है और न जनहित को। आजकल जो न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है, जो न्यायिक सक्रियता बढ़ गई है, वह देश के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है। कारण यह है कि जब हम न्यायिक सक्रियता के आधार पे अपनी मनमानी करते हैं, कार्यपालिका को आदेश देते हैं, तो ये सही नहीं है। जब व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उसको क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का कार्य है उसको न्याय देना। तो फिर जब आप कार्यपालिका को अधिकार देते हैं, तो ये सही बात नहीं है, यह संवैधानिक है। लेकिन यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि जो संविधान की धारा 142 है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका को आदेश दे सकती है। इसके बारे में पिछले दिनों चर्चा हुई थी, और ये राष्ट्रीय बहस का विषय भी बना था। जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, उसकी रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। क्योंकि जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसके अनुसार हम न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। एक बात और है कि जो उसका संवैधानिक जो कार्य है, उसी के लिए न्यायपालिका अपने कार्य कर सकती है। एक बात इसमें और आती है कि जो विधायिका को जो न्यायिक सक्रियता है,
जिसके कारण विधायिका को बार बार क्या आदेश दे रही है या कार्यपालिका को, ये सही नहीं है और इस पे बात होनी चाहिए। जो न्यायपालिका है, इसकी एक जो 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 न्यायपालिका है, इसमें एक बात और है कि जो आजकल करप्शन जो बढ़ गया है, जो करप्शन के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें जो कोर्ट है, कि उसके जज वकील करप्शन करते हैं, तो वो उसको बचाता है। तो ये गलत बात है। न्यायपालिका को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। और जो भी हमने आज बात की है, जो कोटेशन संख्या हमने की है, उस पे हमने पहले भी बहुत बात की है। और हमें 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 लगता है कि इसमें अधिक कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है। जो आज का विषय है मैंने रख दिया है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस पर बात रख देता हूँ। एक तो देखिए, तो तंत्र की तीनों जो इकाइयां हैं, उनका जो काम है, तो एक का कानून बनाना, दूसरे का क्रियान्वित करना, और तीसरे का उस कानून के अनुसार न्याय करना। यानी न्यायपालिका को हम सिर्फ एक निर्णय सुनाने वाली इकाई कह सकते हैं। न्याय कौन कर सकता है? जो शक्ति संपन्न है, अधिकार संपन्न है। न्याय तो सर्वशक्तिमान ही कर सकता है। लेकिन अगर हम न्यायपालिका को देखें तो कानून के अनुसार तो वो न्याय कर ही रही है। यहाँ प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, अगर कानून के अनुसार न्याय कर रही है, तो अगर कानून गलत होगा या कानून अन्यायपूर्ण होगा, तो ऐसे में न्यायालय के द्वारा दिए गए जो अन्यायपूर्ण निर्णय है, पक्षपातपूर्ण निर्णय है, क्या उसको भी न्याय मान लिया जाए? इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका न्याय को परिभाषित तो नहीं कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 142 का उपयोग करके जो है, यह न्याय के पक्ष में जो है कोई भी निर्णय देने के लिए या फिर कानून से बाहर जा करके भी न्याय ये लोग कर सकते हैं। ऐसा उनको जो है प्रोविजन मिला हुआ है। यहाँ पर जो अभी कुछ दिनों पहले जो घटना हुई, जिसका उपराष्ट्रपति ने भी जो जो है हम हमारे उपराष्ट्रपति ने भी कहा, उसके बाद जो कर्नाटक का जो विवाद है, ये दो तीन विवाद ऐसे दिखाई देते हैं जहां न्यायिक तानाशाही की जो है दिशा दिखाई देती है। राष्ट्रपति को दिशा निर्देशित करना, उसके अधिकारों में कटौती करने का प्रयास करना, न्याय को परिभाषित करना अपने मनमाने हिसाब से, या फिर जनहित की याचिकाएं सुनना। जनहित की याचिकाएं जनप्रतिनिधि सुनेगा या फिर जनहित की याचिकाएं जो है वह न्यायपालिका सुनेगी? तो न्यायपालिका तब सुनेगी या न्यायपालिका तब न्याय कर पाएगी जब न्याय की परिभाषा ठीक होगी और उस न्याय के को दिलाने के लिए ठीक कानून बने होंगे। यानी कि न्यायपालिका एक तरह से जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ के सिद्धांत पर काम कर रही है, और विधायिका लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ जब मौलिक अधिकारों की परिभाषा ही ठीक नहीं है, जब यहाँ संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की परिभाषा ही ठीक नहीं है, तब फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस सीमा तक कर पाने में सक्षम है। और जब राज्य जनहित के सारे वो काम कर रहा है जिसमें जो है वो दिखाई तो देता है जनहित में, लेकिन वास्तव में वो केवल जनप्रिय या लोकप्रिय होता है, तो वहां भी उनका अपना वोट बैंक दिखाई देता है। न्यायपालिका भी जो है वह केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित न रह करके वह संविधान के अन्य जो संशोधन है उनमें जो है समीक्षा करना शुरू कर देती है। जबकि न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वह किसी अन्य मामले में हस्तक्षेप करे। केवल और केवल अगर जब बात मौलिक अधिकारों की होती है, तो वहां पर उसकी एक सीमा रेखा खींची गई है। और अगर ऐसे में कोई कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है,
तब न्यायपालिका जो है इस प्रकार के कानून को रद्द कर सकती है। तो न तो उसे इस प्रकार की समीक्षा करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, जनहित को निर्धारित करना चाहिए, राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती करना चाहिए, और ना ही जो है न्यायपालिका को जो है समाज के मामले में भी हस्तक्षेप करना चाहिए। या आजकल आप हम लोग देख रहे हैं कि न्यायपालिका जो है अपने आप सुनवाई करती है। क्या कहेंगे आप उसको, मतलब स्वतः संज्ञान लेना। बहुत सारे मामलों में जो है न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले रही है, तो स्वतः संज्ञान लेने की कोई उसमें आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात लिखी है इसलिए न्यायपालिका को यह संवैधानिक दायित्व है कि वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध संविधान, संविधान के विरुद्ध कानून, कानून के विरुद्ध आदेश और आदेश के विरुद्ध क्रिया को अवैध घोषित कर दे। यानी कि एक तरह से कहने का यह भी अर्थ है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए जो संविधान के विरुद्ध है। अगर संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनता है तो वहां पर जो है न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है। इसी तरह से अगर जब हम कानून के क्रियान्वयन क्रियान्वयन की बात करें, अगर वह जो कानून है उसका क्रियान्वयन भी जो है हम अगर देखते हैं गलत तरीके से होता है, कानून के विरुद्ध होता है, तो वहां पर भी जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। तीसरी चीज लिखी है, न्यायपालिका को सामान्य परिस्थिति में कभी भी विधायी या कार्यपालिक आदेश नहीं देना चाहिए। अब विधायी आदेश का तो अभी हम लोगों ने कर्नाटक में देखा ही, जैसे उन लोगों ने कानून बना दिया, जबकि न्यायपालिका को चाहिए था वहां पर वो जो है राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती ना करें। इसी तरह से हम देखते हैं कि न्यायपालिका जो है वह न्याय के मामलों को छोड़ करके बाकी सारे जो है काम कर रही है, कार्यपालिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप करती है। जैसे हम डीएम वगैरह को देख लें या एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो और मेंबर्स हैं, उनको भी वो लोग कंट्रोल कंट्रोल करने का या आदेश देने का काम करते हैं, जबकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार काम करने देना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका वहां पर भी जो है तानाशाही की स्थिति में है। और कार्यपालिक अधिकारों की बात की जाए तो वहां पर तो मुझे न्यायपालिका और विधायिका दोनों की स्थिति एक जैसी दिखाई देती है कि दोनों ही कार्यपालिक अधिकारों पर अपना नियंत्रण चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं। न्यायपालिका अगर हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो न्यायपालिका भी ओवरलोड नहीं होगी। लेकिन जैसा पिछला जो प्रकरण आया हमारे पास जस्टिस वर्मा का, अभी विपुल जी ने भी जो कहा कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, तो अगर कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार में पकड़ा भी जाता है, 3-4 महीने हो गए, अभी तक ये भी नहीं पता है क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं हुई है। इसी तरह से आप देखेंगे कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति वकीलों के वकील में या डॉक्टरों में फंस जाए तो उसके बाद वो उसका केस केस क्लोज ही नहीं करना चाहते हैं। अर्थात वकील कभी चाहता ही नहीं है कि केस सुलझ पाए। जहां हम उम्मीद करते हैं कि हमारे केस सुलझा दिए जाएंगे, वहां पर जो है वो केस जो है लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसे में न्यायपालिका न्याय करेगी निष्पक्ष होकर के, या फिर न्यायपालिका जो है वो कानून के अनुसार चलेगी, बड़ी जो है विकट स्थिति दिखाई देती है। इसे हम लोग एक तरह से न्यायिक आपातकाल कह सकते हैं, या फिर ऐसे आप सामाजिक आपातकाल कह लीजिए, क्योंकि न्याय जो है वह व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में तो यह आवश्यक हो जाता है कि न्यायपालिका जो है अपनी सीमा तय करे और अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है। यहाँ तो प्रश्न टकराव का है। अगर एक की सुप्रीमेसी खत्म होती है तो दूसरे की सुप्रीमेसी शुरू हो जाती है। और जब तक दोनों में आपस में टकराव की स्थिति में है, तब तक हम देखते हैं किसी हम निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात न तो उसका लाभ न्याय के पक्ष में मिल रहा है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं जब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर वर्ग संघर्ष दिखाई देता है। तो एक वर्ग संघर्ष को बढ़ाने में लगा हुआ है और दूसरा न्याय को जानबूझ करके देर कर रहा है या टाल रहा है या भ्रष्टाचार करने के लिए उसे अटकाए पड़ा हुआ है, अनावश्यक कानूनों का समर्थन कर रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं जो है अपने फायदे में लगे हुए हैं, और इसमें समाज का पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। एक तरफ वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है और दूसरी तरफ न्याय बहुत दूर होता जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों अगर अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं तो ये टकराव भी समाप्त हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। मुझे लगता है कम से कम न्यायपालिका जो ओवरलोडेड है वो तो नहीं रहेगी। केस बहुत कम हो जाएंगे उनके पास। लेकिन उनकी भी नीयत ऐसी दिखाई नहीं देती है, जैसी नीयत विधायिका की खराब है वैसी ही न्यायपालिका की भी दिखती है। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी साथी शुरू करे।
मोहन जी, माता प्रसाद जी, मदन जी, राजेश प्रजापति जी, रामराज जी, सोहन जी, श्रीकांत जी, कोई भी शुरू करे। बताइए मोहन जी। हेलो। जी नमस्ते, बताइए। कारण सभी जुड़े हुए विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज का जो चर्चा का विषय रखा गया है, आदरणीय ने जो रखा गया है वो न्यायपालिका पर रखा गया। तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान के तहत जो व्यवस्था संविधान सभा ने पहले बनाया है, उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अलग अलग व्यवस्था भी बनाया है और तीनों के लिए क्या क्या कार्य हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व है, उनका उसका भी जो है तो अलग अलग विवेचना है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है और संविधान जब लागू हुआ तो उसमें भी समय समय पर जो भी व्यवस्था मजबूत हुए वो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोशिश किया। अब इसमें हम देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका तो समझ लीजिए कि एक ही हो गया, और विधायिका जो है पूरे कार्यपालिका के कार्य का जो है आदेशित करने का पूरा जो है वो अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ पर जो है न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में कार्य अपना जो है सो कर रही है। अब हम ये भी देखते हैं कि संविधान में जो है चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो या राज्य के अंदर आदरणीय राज्यपाल की जो व्यवस्था है, और चाहे सत्र न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसके जो निर्णय करने वाले जज हैं, न्यायाधीश हैं, ये सारे पद जो हैं बहुत ही मर्यादित पद तो है, महत्वपूर्ण पद हैं, और इन पदों का मान मर्यादा सम्मान बना रहना चाहिए, और ये राष्ट्र के मान सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर इन पदों में जो कार्य करने वाले हैं ऐसे सम्मानित व्यक्ति अगर किसी प्रकार का ऊंच नीच करते हैं तो उससे पूरे राष्ट्र का और पूरे राष्ट्र में रहने वाले जनता का छवि जो है विश्व में भी और अन्य संस्थानों में भी धूमिल होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, इनको जो है समाज को न्याय और सुरक्षा देने का जो मेन काम है, इन कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करके और जो इसे विलग कार्य है, जनहित का कार्य है, तो न्याय और सुरक्षा
जो आपराधिक कार्य है उस पर ध्यान नहीं दे करके और अन्य कामों पर जो है सो ध्यान देते हैं, जिससे कि समाज में जिनको कि न्याय और सुरक्षा मिलना चाहिए उनको उनका जो अधिकार है उनको नहीं मिल पा रहा है। और वो जो है 20-20, 30-30 सालों से न्यायालय का चक्कर काटते हुए और अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन न्याय जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीजों पर न्यायपालिका को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो विधायिका में बैठे हुए समाज की जो जिम्मेदारी लेकर के बैठे हुए हैं, जिनको कि इलेक्टोरेट करके समाज ने उनको अपने हक के लिए भेजा है, तो उनको ये सब चीजें जो है सो मिलना चाहिए। देखते हैं कि न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका जो है, अगर न्यायपालिका के आदेशानुसार अगर अपराधियों को पकड़ता है, उनको न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में पेश करता है, फिर भी जो है न्यायालय उनको जमानत पर रिहा कर देती है, उनको वरी भी कर देती है और ऊपर से कार्यपालिका के पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए डांट फटकार भी लगाती है, जिससे कि उनका मनोबल भी टूटता है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और वो उस मामले को न्यायालय तक भी नहीं पहुंचने देते हैं और यहीं पर जो है उनका अपना जो है सब किसे निर्णायक अपना मत दे देते हैं। आज जो है हम देखते हैं कि न्यायपालिका अपनी उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा है, जिससे कि कई जगह जो है इनकाउंटर भी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जिसको कि समाज में जनता जो है सो सपोर्ट कर रही है। न्यायपालिका के कार्यपालिका के उन अधिकारियों का मान सम्मान जो है वो समाज में बढ़ रहा है, लेकिन वो न्यायोचित नहीं है। और अगर न्यायपालिका जो है ढंग से न्यायिक अपनी कार्रवाई को उत्तरदायित्व को नहीं निभा रही है, तो धीरे धीरे न्यायपालिका का भी जो भ्रष्टाचार कहीं कहीं उजागर हो रहा है, उससे जो महत्वपूर्ण और मान सम्मान को राष्ट्र के लिए से जुड़ा हुआ है, उनका समाज में विश्वसनीयता भी कम हो रहा है। तो इन सब बातों पर जो है जो उत्तरदायित्व लिए हुए संस्था बैठे हुए हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इन्हीं बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, बाकी और साथी इसको स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। जी बताइए राजेश प्रजापति जी। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। मेरा कहना यह है कि न्यायपालिका जो है इतना लेट लगा रही है न्याय देने में, तो मजबूरन जो आदमी को न्याय की आवश्यकता है वह भी न्यायालय में जाने से डरता है कि न्यायालय में जाएंगे तो अब सामान्य जनमानस है उसको यह दूसरे को देख के समझ में आ रहा है कि न्यायालय में हम छोटा सा भी विवाद लेकर जाएंगे तो जल्दी से निपटारा नहीं होगा।
इसलिए बहुत से आदमी का जरूरत होने पर भी वो न्यायालय नहीं जा रहा, वो बल्कि अपने काम के लिए कलेक्टर के पास चला जाता है, एसपी के पास चला जा रहा है, नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा है। कलेक्टर एसपी कार्यपालिका में आ गए, नेता जो लोग हैं विधायिका में आ गए, तो न्यायालय से लोगों का उम्मीद घटता जा रहा है। तो घटने का भी कारण है, एक तो मेरे को अभी भी विश्वास है कि 90-95% 98% न्याय न्याय होता मिलता है, लेकिन न्याय कब मिलता है? बहुत लेट हो जाने के बाद। इसलिए उस न्याय मिलने पर भी वह न्याय नहीं रह जाता, मिलते मिलते तक कभी कभी अनहोनी घटनाएं भी घट जाती हैं। इसलिए न्यायालय मतलब कई हिसाब से ठीक है, कई हिसाब से ठीक भी नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान न्यायालय से हटकर अब विधायिका और कार्यपालिका पर जा रही है। जो मोहन भैया कहे बिल्कुल ठीक है कि जो काम न्यायालय का होना चाहिए वो विधायिका और कार्यपालिका करे, ये उचित नहीं है। काम तो वो काम न्यायालय का ही होना चाहिए। बस इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी भैया जी, आज विचार करने वाली बात यह है कि न्यायपालिका जो जज हम बनाते हैं, न्यायाधीश बनाते हैं, वो हैं किसके लिए? क्या वो न्याय देने के लिए हमने इस तंत्र का हिस्सा बनाए हैं? तो ये स्वाभाविक बात है कि नहीं बनाए, क्योंकि वो कोई अंतिम निर्णय उनका नहीं है, वो हमारी व्यवस्था का एक भाग है। मतलब हमने जो व्यवस्था बना रखी है, उनका काम केवल इतना सा है कि व्यक्ति ने जो कृत्य किया है वो कृत्य नियमों के अनुकूल किया है या नियमों के विरुद्ध किया है, ये तय करना है। अगर व्यक्ति ने नियमों के विरुद्ध किया है तो उनके साक्ष्यों को देखना, क्योंकि भावनाओं को आज हमारा जो न्याय के प्रतिनिधि हैं वो नहीं देखते हैं, भावनात्मक पक्ष या बौद्धिक पक्ष को नहीं देखते हैं, वो केवल और केवल देखते हैं तो साक्ष्यों के तथ्य को। व्यक्ति बेशक न्यायपूर्ण काम किया हो या अपराधी ना हो, लेकिन तथ्यों के अभाव में या उसके विरुद्ध पूर्व नियोजित तरीके से एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ये इस लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी है। उसमें भी जिनके पास अर्थबल होता है, जनबल होता है, उससे आज के जो प्रतिनिधि हैं न्याय के या जिनको हम न्यायाधीश कहते हैं, वो प्रभावित होते हैं और वो एक निरपेक्ष निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते कि ये कार्य कानून के अनुसार हुआ है या कानून के विरुद्ध हुआ है, और जिससे प्रभावित होते हैं उसके पक्ष में वो निर्णय दे देते हैं, जिससे जो निरपराध व्यक्ति होता है वो फंस जाता है। ऐसे हमारे सामने कई मामले हैं। और या फिर उस न्याय को इतने दिनों तक टालते हैं कि उस न्याय का अर्थात उसका कानूनी है या गैर कानूनी है, इसका मूल्य ही निरर्थक हो जाता है। तो समय की बर्बादी, धन की बर्बादी और हमारी प्रतिभाओं की बर्बादी अर्थात संभावनाओं की बर्बादी, ये
आज की न्यायपालिका बहुतायत में कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो न्याय के जितने केस थे वो पेंडिंग ना होते। जैसा कि मोहन गुप्ता जी ने, हमारे सम्माननीय साथी ने बताया कि कौन से कामों, कौन से चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए न्यायपालिका को, वे चीजें जो हमारे संविधान, हमारे कानून या फिर मानवीय मूल्यों के विरुद्ध हैं, उनको किसी भी न्यायपालिका का हमारा जो प्रतिनिधि है, जज है, वो उनको उठा सकता है और हमारे तंत्र को, जो प्रशासन है, कार्यपालिका है, उसको निर्देशित कर सकता है कि ये ऐसा होना चाहिए। और अगर उसमें न्यायपालिका अगर उस नियम को, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित नहीं करता है तो पूरी तरह से उन्हें विधायिका के पास जाकर के और उस नियम को सख्ती से, अर्थात कार्यपालिका के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उत्तरदायित्ववान व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। तो ये तो आज की डेट में हो नहीं रहा है, इसलिए अपने दायित्वों का निर्वहन ना करके अन्य इधर उधर की चीजों पर हमारे जज काम कर रहे हैं। और उसका कारण है कि जनता में असंतोष है तो भय है, भय है। और जब भय की सीमा पार हो जाता है तो व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात स्वयं अपना न्याय लेने के लिए वो कानून को हाथ में लेने के लिए बाध्य, मजबूर हो जाता है। ये हमारे व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। अब चूंकि न्यायपालिका हमारी विधायिका से सदृश से चलती है, दोनों एक दूसरे के सहयोग के रूप में काम करते हैं, तो चूंकि न्यायपालिका विधायिका हमारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भाई भतीजावाद में लिप्त है, वो लाल फीताशाही में लिप्त है, वो नार्किस्ट है, इतनी अराजक हो गई है कि वो अपने विरुद्ध कोई अगर विधायी व्यक्ति ने, जो भी हमारा विधायक है या सांसद है, उसने अगर कोई गलती कर दी और किसी व्यक्ति ने अगर उनकी गलती को सार्वजनिक रूप से बोल दिया तो वो इतना आवेश में आ जाता है कि उस व्यक्ति का किसी भी स्थिति में गिर करके अहित करने से पीछे नहीं हटता है। तो ये हमारे समाज में जो समाज की मान्यता है या संगठन समाज का भय है, वो आज के राजनेताओं में नहीं है। इसलिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो भी प्रभावित है, क्योंकि ये विधायक अगर कोई न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से और सही कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम करता है तो उसे ये सार्वजनिक रूप से बदनाम करने, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने, उसके बच्चों के लिए खतरा पैदा करने का काम करते हैं, धमकी देते हैं। जिस कारण से हमारी न्याय व्यवस्था अर्थात जनता का जो भरोसा है वो तोड़ने के लिए ये पूरे अपने तन्मयता से काम करते हैं और हमें न्याय से वंचित होना पड़ता है। और समाज में अव्यवस्था भी फैलती है, असंतोष भी फैलता है, अराजकता भी फैलती है, भ्रष्टाचार भी फैलता। जितनी समस्याएं हैं वो कुल मिलाकर के है हमारे मान्यता प्राप्त और गरिमामय जो सदस्य हैं समाज के, अर्थात हमारा जो विचारक वर्ग है, वो इनके विरुद्ध ठीक ठीक से समाज में सूचनाएं ना पहुंचा पाना उसका एक कारण है। और हमारे धर्मगुरु भी उनके किसी ना किसी लोभ में आकर के या किसी प्रकार के लालच में उनका साथ देते हैं और समाज का शोषण करवाते हैं, समाज को इन चीजों से, न्याय से और समृद्धि से दूर रखते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से हमारा सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। तो नीयत का खेल है, अगर नीयत हमारी ठीक होगी तो व्यवस्था फिर से पुनर्स्थापित हो जाएगी, न्याय भी मिलेगा, संतोष भी होगा और व्यक्ति जो चार चीजों के लिए काम करता है, सुख समृद्धि,
वो प्राप्त होगा उसको, तो आपस में सहयोग की भावना डेवलप होगी और व्यक्ति सहृदयता से प्रेम के साथ जीवन यापन कर पाएगा, समाज सुदृढ़ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विषय को विराम देता हूँ और साथ ही इसको विस्तार देंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। भाई साहब मैं बोलूं, मैं ज्ञानेंद्र, जी वो जी मोहन बताइए। बाबू के फोन से। आ, आज हम लोग यात्रा में हैं, तो साथी में है मोहन बाबू, इसलिए उन्हीं के ही फोन से मैं कुछ कहना चाह रहा था। एक तो जैसे अभी विजय जी ने भी बात कही कि न्यायपालिका कानून के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ न्याय देने के लिए बाध्य है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये सिद्धांत रूप में बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि व्यक्ति के पास तो राइट टू स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन न्यायपालिका के पास तो राइट टू इंटरप्रिटेशन है। उसके पास अधिकार है इस बात का कि वह किसी भी धारा का या किसी भी संविधान के प्रावधान का या कानूनों का अपने हिसाब से व्याख्या करती है, और उसकी व्याख्या पर कोई जरूरी नहीं वो कोई जरूरी नहीं कि वह जो है निर्णय उसका अंतिम हो। वह आगे भी अपने खुद के इंटरप्रिटेशन पर अनेक बार अदालती मिलती रहती है। इन परिस्थितियों में अकॉर्डिंग टू लॉ, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, ये बात सिर्फ जुमला रह जाता है, वास्तविकता से इसका कहीं कोई मतलब नहीं रहता। जब हम इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करेंगे, किसी भी कानून की, किसी भी प्रावधान की व्याख्या हम अपने हिसाब से करेंगे, तो उसके आधार पर निर्णय देना भी हम अपने हिसाब से ही करेंगे। एक संवैधानिक प्रावधान पर हम लोगों ने काफी दिन पहले, कुछ दिन पहले बड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि एक कानून बनाया गया, संविधान में डाला गया कि यदि कोई कानून ना हो तो कोई प्रकरण ऐसा आता है जिस पर न्याय दे पाने के लिए कोई कानून नहीं है, नहीं बना है, तो एक 214 या कुछ ऐसे धारा थी, उस धारा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना सकता है या आदेश दे सकता है, कानून के बियॉन्ड द लॉ, कानून के बाहर जाकर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो महीने भर में कुछ नहीं तो 5-10 आदेश तो ऐसा पारित ही कर देता है जिसमें कोई कानून उसको नहीं मिलता। मतलब राइट टू इंटरप्रिटेशन इतना खतरनाक है, जिसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में। न्यायपालिका, हर देश की न्यायपालिका अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्टर्ब लगातार करती आ रही है। मेरी आवाज साफ साफ जा रही भाई साहब? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ, दूसरी एक बात मैं और कहना चाह रहा था। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, सोचते समझते हैं और ये कहते हैं कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय है। जबकि मुझे लगता है कि विधायिका और कार्यपालिका से कहीं ज्यादा भ्रष्ट और कहीं ज्यादा गलत रास्ते पर अगर कोई और व्यवस्था है तो वह व्यवस्था है न्यायपालिका। कार्यपालिका को अपना काम करना है और उस काम का अंकुश तो न्यायपालिका के पास है, लेकिन न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी किस तरफ है? कहा तो यह जा सकता है, सामान्य तौर पर सिद्धांत पर अगर हम बात करेंगे कि न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, तो एक सीधा सा जवाब आता है संविधान के प्रति। फिर अगला सवाल अगर कर लिया जाए
कि संविधान के किस प्रावधान की व्याख्या कौन करेगा, तो वो बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट किस धारा का, किस प्रावधान का, किस अनुच्छेद का किस तरीके से व्याख्या करेगी, ये खुद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जानती। वो अपने हिसाब से कुछ भी इंटरप्रेट कर देती है। इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी की भयावह स्थिति है तो वह न्यायपालिका है। ये तो बात हो गई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कि वहां पे भ्रष्टाचार की यह स्थिति है। हम सब समाज से जुड़े हुए लोग हैं, अक्सर देखते हैं कि अपने जिला न्यायालय या ब्लॉक स्तर पे जो न्यायालय छोटे मोटे बने हुए हैं, किसी भी जगह आप अपना न्याय सुनिश्चित करने की इच्छा से अगर आप जा रहे हैं कि हमको न्याय मिल जाएगा, तो वह सिर्फ आपका ख्याली पुलाव हो सकता है। ज्ञानेंद्र जी, आपकी आवाज कट गई। ज्ञानेंद्र जी अभी बाहर गए हुए हैं ना। बाबूजी, उनका वो मोहन जी के मोबाइल से बोल रहे थे, तो हाँ मोहन जी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, तो ये दोनों गए हुए हैं बाहर। जी जी। मोहन बाबू और ज्ञानेंद्र जी ये उत्तर प्रदेश के टूर में गए हुए हैं। तब तक कोई और साथी बताएं। भाई साहब मेरी बात हो गई थी, आवाज जा रही थी भाई साहब? ये आवाज कट गई थी आपकी। नहीं, बस वही उतनी बात ही थी, कोई मुझे दिक्कत लगा नहीं। शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, वो रास्ते में है तो नेटवर्क कहीं मिलता है कहीं नहीं। जी ठीक ठीक, है। कोई बात, कोई बात। जी बताएं आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पवनजय जी, श्रीकांत जी, कोई भी साथी रखें। चाह रही थी भैया। हेलो। हेलो। जी बताइए। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, दो दो लाइन। जी बताइए। हेलो। हाँ, मैं कोई ये आवाज कह आ रही रही है आपकी? थी, जो हमारी भारतीय राजनीति है, जिसके द्वारा हमारे भारतीय, आवाज आ रही है भैया? जी आ रही है हेलो। आवाज। अच्छा, धन्यवाद। जो हमारी राजनीति है और जिस राजनीति के द्वारा संविधान का स्थापना की गई, संविधान के सिस्टम को जिसके द्वारा स्थापित किया गया, जिस राजतंत्र को, जो जो बनाने वाली पार्टी थी, मुझे लगा है कि जिस घर की शुरुआत, जैसे किसी में, मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई घर है, घर में जो किसी का पिता होता है वो संरक्षक होता है परिवार का, वो परिवार की नींव डालता है, वो उसको चलाता है, उसकी व्यवस्था तैयार करता है, उसका मैनेजमेंट, उसकी पॉलिसी, उसकी नीति बनाता है। तो यदि वही व्यक्ति डिसऑनेस्ट हो, वही बेईमान हो, वही भ्रष्ट हो, उसका लक्ष्य लक्ष्य परिवार, मतलब लक्ष्य ही परिवार का कल्याण करना ही हो, तो वो गैर जिम्मेदार हो, भोगी हो और दिशाहीन हो, तो मुझे नहीं लगता वो कभी उस परिवार का कल्याण कर सकता है या उन उस सदस्यों को अच्छा, मतलब वातावरण दे सकता है, अच्छा चिंतन दे सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस संविधान को बनाया गया और जिस राजनीति की स्थापना वो खुद भ्रष्टाचार के आधार हुई थी,
वहां पे लोगों ने बेईमानी के द्वारा राजतंत्र की स्थापना हुई, जैसे कि पटेल जी को वोट अधिक मिले थे, नेहरू जी को कुछ मिला नहीं। लेकिन जब जिन लोगों ने देखा ना, हम अपने परिवार में देखते हैं, हमारे माता पिता जो करते हैं वैसे ही हमारी मानसिकता, वैसे ही हमारे विचार होते चले जाते हैं। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से जो शुरुआत हुई वो भ्रष्ट होता गया, होता गया, होता गया। और मुझे लगता है कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उन सब के ऊपर उस एनवायरमेंट का, उस वातावरण का, उस भ्रष्टाचार का वो प्रभाव, मानसिक तौर पे प्रभाव है। और लोग इतने मजबूत नहीं है कि पूरे तंत्र को कोई तोड़ सके। यदि कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ परसेंट न्यायपालिका में या शासन में, कि अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो इतना साहस नहीं कर पाते क्योंकि तंत्र ही भ्रष्ट है। मुझे मतलब ये लगता है कारण, बस यही बोलना चाहती हूँ भैया। जी, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बताइए कोई और। किसी को और कुछ कहना है? बाबूजी, आप अपनी बात रख दीजिए। ठीक है। देखिए, आज का जो हेलो। विषय बहुत सरल हेलो। नहीं है। हाँ, बताइए। कौन, कोई बोल रहे थे क्या? बाबूजी, श्रीकांत मैं जी हैं। ये कह रहा हूँ हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो परिवारवाद है। और न्याय तो आजादी से अब तक 300 फैमिली केवल कब्जा करके बैठा हुआ है। तो उससे और सारा उम्मीद क्या करने का है। रह गई की बात उसका एक यूपीएससी की तरह एक कमीशन बने। वो कमीशन बनाया था पार्लियामेंट में, वो किसी कारण से लागू नहीं हो सका। अब ये सब तो कम कोर्ट के अगेंस्ट में तो आंदोलन करना पड़ेगा बहुत बड़ा। तो वो सब करना नहीं है। तो वो सब करना नहीं है तो नरेंद्र मोदी तो उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा। वैसे ही चलता रहेगा, नहीं तो आंदोलन होगा बहुत बड़ा। कब होता है क्या होता है, इसमें यही ऑप्शन है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कुछ फैमिली वाले कब्जा करके बैठे हैं और कोई कुछ नहीं उन लोग का बिगाड़ पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये आज का जो विषय है ये बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। क्योंकि इस विषय में बहुत सी तकनीकी बातें हैं घुसी हुई। और इसलिए इस विषय पर हम लोग को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी अपनी बात रख देता हूं कि आपको काफी समय इस विषय को और समझने में आज काफी समय मिल जाएगा। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका,
इन तीनों के संतुलन से लोकतंत्र चलता है। फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायपालिका को अन्य दोनों की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त है, वीटो अधिकार न्यायपालिका को। उसी तरह कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है, नहीं, तो राष्ट्रपति को भी कुछ मामलों में वीटो अधिकार प्राप्त है। और विधायिका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को भी वीटो है। तीनों के विशेष अधिकार भी हैं और तीनों के सामान्य अधिकार भी हैं। न्यायपालिका को कौन सा अधिकार विशेष है, वीटो है? क्योंकि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों को संविधान के अनुसार कार्य करना उनकी मजबूरी है। विधायिका कोई भी संविधान से हट करके कानून नहीं बना सकती है। कार्यपालिका कानून से हटकर कोई आदेश नहीं दे सकती है, कोई क्रियान्वित भी नहीं कर सकती है। तो फिर प्रश्न उठता है, भाई जब तीनों इस तरह से हैं तो तीनों की न्यायपालिका को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? सिर्फ एक अधिकार कि जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता पर जब कोई आंच आने लग जाए, खतरा स्थापित हो जाए, संविधान के द्वारा ऐसा संसद कोई संविधान संशोधन कर दे जिस संविधान संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे, उसकी स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी, तब न्यायपालिका उस संविधान संशोधन को रद्द घोषित कर सकती है। बाकी न्यायपालिका को किसी भी संविधान संशोधन पर समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, कोई व्याख्या करने का अधिकार नहीं है किसी भी संविधान संशोधन पर। केवल एक संविधान संशोधन छोड़कर जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, बस एक विशेष अधिकार छोड़कर न्यायपालिका के सारे अधिकारों की सीमाएं बनी हुई, और वह सीमा है संविधान। अब न्यायपालिका को इसके अतिरिक्त, ये तो हो गया उसको विशेष अधिकार क्यों पर, इसके अतिरिक्त कुछ संवैधानिक दायित्व भी दिए गए। यदि हमारी विधायिका संविधान से हटकर कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, लेकिन खुद कोई आदेश नहीं दे सकती। न्यायपालिका को केवल रद्द करने तक अधिकार है। ये हो गया कानून के मामले में, यदि वह संविधान के विरुद्ध है। लेकिन विधायिका
फिर से उस कानून को संविधान संशोधन करके उसी कानून को लागू कर दे, अब न्यायपालिका क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती जब तक मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो। अब अगर कोई कानून बना है और उस कानून के मुताबिक कार्यपालिका उससे हटकर किसी तरह का आदेश दे रही है या उस आदेश के विरुद्ध कोई क्रिया हो रही है, तो न्यायपालिका उस क्रिया को रोक सकती है, आदेश को रोक सकती है। लेकिन अगर कानून में संशोधन हो जाएगा तब न्यायपालिका उस आदेश को कुछ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कि न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं, बनी हुई सीमाएं हैं। यह अलग बात है कि वर्तमान समय में न्यायपालिका न अपनी सीमाओं को समझ रही है और न उन सीमाओं को महत्व दे रही है। न्यायपालिका केवल व्यक्ति के फंडामेंटल राइट पर सोच सकती है। व्यक्ति के किसी नागरिक के विषय में न्यायपालिका को कोई आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन न हो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये न्यायपालिका अगर अपनी सीमाओं से अब जरा आप सोचिए, न्यायपालिका को ये कहां से अधिकार प्राप्त हो गया कि आप जनहित की परिभाषा करेंगे? जनहित की परिभाषा तो न्यायपालिका कर ही नहीं सकती है, क्योंकि न्यायपालिका का तो एक ही काम है व्यक्ति के फंडामेंटल राइट। तो जनहित की परिभाषा तो संसद करेगी, लोकसभा करेगी। न्यायपालिका उस परिभाषा के मुताबिक कार्य करने को बाध्य है, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। तो विधायिका का काम क्या है? लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस। न्याय क्या है इसको परिभाषित करेगी विधायिका। न्याय को परिभाषित में कार्यपालिका कर सकती है, ना न्यायपालिका कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका को कोई विशेष अधिकार सब परिस्थिति में ही कोई विधायिक या कार्यपालिका आदेश देना चाहिए। न्यायपालिका कैसे कार्यपालिका आदेश देगी? न्यायपालिका कोई विधायी आदेश भी नहीं दे सकती है। न्यायपालिका केवल न्यायिक निर्णय दे सकती है। अभी जैसे अब न्यायपालिका ने राष्ट्रपति की सीमा बना दी, एकदम महज गलत है। न्यायपालिका अपने को समझ ही नहीं पा रही है कि उसकी सीमाएं क्या है। तो यह न्यायपालिका वर्तमान समय में बहुत गलत दिशा में जा रही है। न्यायपालिका ने जो केशवानंद भारती प्रकरण में जो निर्णय दिया था वो निर्णय बिल्कुल सही था। मैं अपने उपराष्ट्रपति की इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि केशवानंद भारती प्रकरण में निर्णय गलत था। बिल्कुल सही था वो। यह एक अलग बात है कि वह निर्णय न्यायपालिका ने संविधान से हटकर दिया। वह निर्णय असंवैधानिक था और बिल्कुल सही था। उस न्यायपालिका के 73 के उस निर्णय ने भारत में लोकतंत्र को बचा लिया।
नहीं तो आप कभी भी लोकतंत्र को भारत में देखते ही नहीं, समाप्त हो जाता है एकदम अब तक। लेकिन उसके बाद जो न्यायपालिका ने निर्णय दिए 85 में, तो न्यायपालिका ने सब दुरुपयोग किया और अभी तक न्यायपालिका उस संशोधन का दुरुपयोग कर रही है। मैं विधायिका पहले कर रही थी दुरुपयोग, यह बात भी सही है, और अब वर्तमान समय में न्यायपालिका कर रही है दुरुपयोग, यह भी सही है। न्यायपालिका अपने को न्यायपालिका घोषित कैसे कर सकती है? क्योंकि न्यायपालिका तो एक ही मामले में न्याय दे सकती है, फंडामेंटल राइट के मामले में। बाकी तो किसी मामले में न्यायपालिका न्याय दे ही नहीं सकती है, क्योंकि न्यायपालिका को तो संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर संविधान में आज कोई बात लिखी हुई है तो न्यायपालिका उसी के अनुसार निर्णय देगी। अब मान लीजिए उस कानून को ही बदल दिया जाए, जिस कानून के मुताबिक न्यायपालिका आज निर्णय दे रही है उस कानून को बदल दिया गया, तो न्यायपालिका नए कानून के मुताबिक निर्णय देगी। इसका मतलब न्यायपालिका को न्याय देने का सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही अधिकार है, और न्यायपालिका न्याय नहीं दे सकती है। फिर एक तीसरा विषय ये है कि न्यायपालिका किसी भी गलत कार्य को, देखिए वीटो का मतलब न्यायपालिका को, वीटो का मतलब क्या होता है वो आपको बता दें। वीटो का मतलब विशेष अधिकार नहीं होता है, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। तो न्यायपालिका को जहां जहां वीटो मिला है वह निषेधाधिकार है, विशेषाधिकार नहीं है। गलती ये हो रही है कि हम वीटो का मतलब विशेष अधिकार मान लेते हैं, यह परिभाषा ही गलत है। तो वीटो का मतलब होता है राइट टू रिजेक्ट। न्यायपालिका को यह विशेष अधिकार वीटो प्राप्त है कि वह किसी गलत आदेश को या गलत निर्णय को या गलत संविधान संशोधन को रद्द कर सकती है, लेकिन उसको संशोधित नहीं कर सकती है, उसका विकल्प नहीं दे सकती है। तो न्यायपालिका को वीटो का मतलब निषेध अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका उसको समझ रही है कि उसको ये विशेष अधिकार है। यह न्यायपालिका का एक तरह का भ्रम है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि न्यायपालिका पूरी तरह समाज में अविश्वसनीय हो जाए, क्योंकि जहां देखिए जहां पावर बहुत ज्यादा होगा वही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहले न्यायपालिका को बहुत ईमानदार माना जाता था, अन्य की तुलना में कार्यपालिका और विधायिका में जो लोग थे उन लोगों की तुलना में न्यायपालिका में कई गुना अधिक ईमानदार थे।
और वर्तमान समय में न्यायपालिका में बहुत तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है कि न्यायपालिका के पास पावर इकट्ठा होता जा रहा है, और जब पावर इकट्ठा होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। अब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो आपकी विश्वसनीयता जाएगी। अब आप सोचिए कि एक न्यायपालिका थी सन 73 में, जिस न्यायपालिका ने असंवैधानिक तरीके से केशवानंद भारती ने निर्णय किया और सारे भारत की सारी जनता ने उस निर्णय का समर्थन किया, आज भी करते हैं। एक वह थी न्यायपालिका का रेपुटेशन देखिए, और आज न्यायपालिका का रेपुटेशन कितना गिर गया है कि आज न्यायपालिका पर साधारण लोग भी उंगली उठा रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी बार बार रोज कहीं न कहीं सफाई देनी पड़ रही है। अभी जो न्यायाधीश के यहाँ जो मामला पकड़ा गया, खुलेआम न्यायपालिका की आलोचना हो रही है, एकदम खुलेआम। और जैसे चोर सरीखे चुप रहते हैं ना, उस तरह से न्यायपालिका उस मामले में एकदम चुप है। तो अगर न्यायपालिका को अपना सम्मान बचाना है, उसको अपना पावर तो छोड़ना ही चाहिए। किसी असंवैधानिक तरीके से न्यायपालिका के पावर छीन लिए जाएं, उससे अच्छा है कि न्यायपालिका खुद ही इस पर विचार करे। अगर न्यायपालिका नहीं सोचेगी तो जैसा अभी यूपी में हो रहा है, न्यायपालिका की खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही है, पूरे देश में वैसा ही होगा और न्यायपालिका मूक दर्शक बनी रहेगी। ये मैं आपको संक्षेप में अपनी बात बताने की कोशिश किया। आगे आप चर्चा को जारी रखिए, और कोई प्रश्न होगा अगर मेरे से भी तो करिएगा, क्योंकि देखिए यह जो विषय है ये बहुत ही महीन विषय है, एकदम सड़क छाप विषय नहीं है। चलिए अब आगे। जो लोग बोल चुके हैं वो भी बोल सकते हैं, जो नहीं बोले हैं वो तो बोली है। कोई साथी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, प्रश्न रखना चाहें तो प्रश्न रख सकते हैं। बाबूजी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो ज्ञानेंद्र जी ने जो बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रिटेशन कर देता है किसी भी कोटेशन का या किसी अनुच्छेद का, मुझे लगता है कि इसमें एक मूल कारण यह भी है कि जो हमारा संविधान है वो द्विअर्थीय लिखा गया है। तो द्विअर्थीय होने के कारण उसकी परिभाषा कहीं कुछ और निकल जाती है, कहीं कुछ और निकल जाती है। तो ये जो किंतु परंतु लगा दिया है, इसी किंतु परंतु का लाभ उठा करके वो परिभाषाओं को बदल देते हैं। अगर संविधान स्पष्ट अर्थ प्रदाता हो जाए, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, तो इसकी संभावना बड़ी कम हो जाएगी कि वो बार बार जो है परिभाषाओं का अर्थ बदल देंगे। यहाँ तक तो आपका कहना ठीक है। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है अभी, आगे ये विषय आएगा संविधान पर कभी। अभी तो हम लोग जो विषय चला रहे हैं वो चला रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यह बात, एक बात जरूर है कि संविधान के मामले में
यदि अभी आपको मैं बता दूं कि न्यायपालिका किसी संवैधानिक मामले में जो इंटरप्रिटेशन देती है, उस अपने दिए हुए इंटरप्रिटेशन को 5-10 साल के बाद फिर से बदल देते हैं लोग। तो अभी कोई इंटरप्रिटेशन इनका था जो 44 साल के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया है। ये कभी कुछ न्यायपालिका चलाती है। आदर्श स्थिति यह होगी, ये सारा कार्य एक संविधान सभा करे कि क्या इंटरप्रिटेशन होगा। न्यायपालिका को इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर न्यायपालिका किसी इंटरप्रिटेशन को गलत मानती है और अपना सुझाव देती है कि इसका अर्थ ये है, और विधायिका या कार्यपालिका उसको समझती है कि नहीं, न्यायपालिका गलत है, तो वैसी स्थिति में अंतिम निर्णय संविधान सभा का होना चाहिए। चलिए बताइए। जी, और कोई साथी? बताइए, कोई बात पूछ भी सकते हैं। बताइए, अगर कोई बात ना हो तो फिर नया विषय रखिए। अगर विपुल जी कुछ पूछना चाहें तो बताइएगा। बाबा जी, केशवानंद भारती प्रकरण क्या था? केशवानंद भारती प्रकरण ये था कि कोई एक संपत्ति विवाद था केशवानंद भारती का। उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीश थे कुल। इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 13 न्यायाधीश मिलकर उस मामले पर विचार कर रहे थे। अब उस मामले में जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में 6 न्यायाधीशों ने एक तरह से सरकार के पक्ष में वोट दिया संवैधानिक मामले में, और 7 ने खिलाफ में वोट दे दिया। और मामला केवल ये था कि क्या संसद को मूल अधिकार में भी संशोधन का अधिकार है। मूल अधिकार में 6 ने कहा कि हाँ है, संसद कोई भी संशोधन कर सकती है। और 7 ने कहा कि नहीं, आप मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते हैं। 7 वाला निर्णय मान लिया गया। आवाज कट गई बा। हाँ, यही है केशवानंद भारती का प्रकरण। आप जरा एक भयावहता सोचिए, अगर उस समय कहीं एक जज इधर से उधर हो जाता, इंदिरा गांधी के दबाव में, मान लीजिए एक इधर हो जाते 7 उधर 6, तब भारत में लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती। एक कल्पना करिए अपने दिमाग में। तो लोकतंत्र क्या है, इसको परिभाषित कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, संसद नहीं कर सकती है,
कोई नहीं कर सकता है। लोकतंत्र को परिभाषित संविधान भी नहीं कर सकता है। लोकतंत्र को परिभाषित लोक ही कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र लोक और तंत्र को मिलकर बना है। तो ये न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तंत्र के भाग हैं, लोक नहीं है। लोक और तंत्र के बीच में संविधान है। और बताइए कोई बात। बाबा जी, निषेधाधिकार जो है, वीटो जो पावर है न्यायपालिका हाँ, को, वह मौलिक अधिकार के मामले में होगा कि किसी और लोकतांत्रिक मामले में भी होगा, संवैधानिक मामले, अन्य संवैधानिक मामले में भी? मामले में विशेषाधिकार जो होता है कहीं भी दुनिया में, वह हाँ। विशेषाधिकार ही होता है। विशेषाधिकार का मतलब, जैसे अगर वीटो पावर का जो अर्थ होता है, अभी अभी मान लीजिए कि जो दुनिया में 5 देशों को वीटो पावर अधिकार है, तो वो केवल किसी निर्णय को रोक सकते हैं, तो बदल नहीं सकते। ये है निषेधाधिकार, इसका नाम है। बाबा एक प्रश्न है। हाँ, प्रश्न ये है कि यह कैसे निर्धारित करेंगे, या न्यायपालिका यह कैसे निश्चित करेगी कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के विरुद्ध है या मानवीय मूल्यों का हिरास करता है? ये न्यायपालिका का अपना अपना इशू है। न्यायपालिका जब किसी अगर कानून को संविधान के विरुद्ध घोषित करेगी तो उसमें अपने कारण बताएगी। हाँ, तो लेकिन न्यायपालिका जब संविधान के विरुद्ध कानून बताएगी, तो पार्लियामेंट न्यायपालिका के निर्देश को पलट देगी। अगर न्यायपालिका का निर्णय गलत है, तो संसद को अधिकार है पलटने का। बाबा जब बनाया ही संसद ने है, हाँ, संसद ने बनाया है, तो क्या ये आवश्यक है कि संसद न्यायालय के द्वारा बताए गए गैर कानूनी को सही मानेगी ही कि ये साहब गैर कानूनी है? क्यों मानेगी विधायिका? देखिए, जो जो कानून बनते हैं, वे कानून बनते हैं साधारण बहुमत से। जी। संसद 51% बहुमत से कानून बनाती है। जी बाबा। लेकिन अगर न्यायपालिका ने कहा कि यह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका 51% से उसको उसको बदल नहीं सकती है। न्यायपालिका के आदेश को उसको दो तब तिहाई बहुमत लाना पड़ेगा फिर। इसका मतलब तो ये है, भले भले ही वो नागरिकों के विरुद्ध हो या प्रकृति के विरुद्ध हो या मानवीय मूल्यों का ह्रास होता हो उस कानून से, वो 2/3 नहीं होगा तो बदलेगा ही नहीं। हाँ, वो मतलब नहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने निर्णय दिया है। तो न्यायपालिका के निर्णय को 2/3 बहुमत से ही संसद पलट सकती है। कुल मिलाकर के बाबा, अगर नियम ठीक है और नियति ठीक नहीं है, तो उनका पालन कैसे हो? इसका क्या उपाय है बताइए। कोई तरीका आप भी बताइए कि इसका ये तरीका हो सकता है। कौन सा ऐसा थर्मामीटर है कि जो किसी की नीयत को वो बता दे।
है ही नहीं है नहीं कोई। नहीं है बाबा कोई। कोई नहीं इसी है। तर्ज पर तो भ्रष्टाचार चल रहा है न्यायपालिका में। अब तक कहीं नहीं है दुनिया में ऐसा कोई थर्मामीटर। जी जी बाबा बिल्कुल। ठीक है, और बताइए, किसी की कोई बात हो तो, नहीं तो समाप्त कराइए। विपुल जी, कल का विषय बता दीजिए। विपुल जी, आवाज आ रही है? विपुल जी नहीं है जुड़े हुए। जी बाबूजी, फिर मैं कल सुबह देख के डाल दूंगा। हाँ, डाल दीजिएगा आप। जी। ज्ञानेंद्र जी, समाप्त कर सकते हैं।